चलिए एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है। उन चीजों का क्या ध्यान रखना है? देखो, सबसे पहली चीज सर्कल है, ठीक है। तो सर्कल में ये मान लेते हैं O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये आपका रेडियस है R। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि इफ आई एम हैविंग दिस मच पार्ट ऑफ द सर्कल, ये सर्कल का पार्ट अगर मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है, इफ आई हैव दिस मच पार्ट ऑफ द सर्कल अवेलेबल, तो इसका सरकमफ्रेंस अगर मुझे निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, और इसका एरिया मुझे निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, ठीक है ना। दिस इज अ पार्ट ऑफ द सर्कल अवेलेबल। तो आपको क्या करना है, इसका सरकमफ्रेंस that is of part of circle and area of this part of circle, जिसको एरिया ऑफ सेक्टर बोला जाता है, ठीक है ना। पार्ट ऑफ द सर्कल जिस कॉल्ड एज द सेक्टर ऑफ द सर्कल, ठीक है, सेक्टर का एरिया, ठीक है। कुछ अच्छा, तो हम इसको डिनोट कैसे करेंगे? तो मान लेते हैं हमें दिया होगा ये एंगल कुछ थीटा है, ठीक है। तो थीटा के रिस्पेक्ट में हमें सारे डायमेंशंस निकालने हैं कि कितना सरकमफ्रेंस होगा और कितना एरिया होगा। सब बच्चों का वीडियो ऑन होना चाहिए क्लास में, ठीक है ना। अगर इंटरनेट इश्यूज है तो यू आर सपोज टू मैसेज मी, बट आपका वीडियो ऑन रहना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं सरकमफ्रेंस। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द सरकमफ्रेंस और इफ आई वॉक ऑन द पेरिफेरी ऑफ द गिवन रीजन, जो ऐसा रीजन है आपके पास, उसके पेरिफेरी में अगर आप वॉक करते हैं, सो व्हाट इज द सरकमफ्रेंस, तो कितना सरकमफ्रेंस है जो आप कवर करेंगे, और द पार्ट ऑफ द सर्कल यू विल बी कवरिंग इज। तो अगर आप इसमें चलते हैं इसके सरफेसेस पे, तो क्या मैं बोल सकता हूँ वन रेडियस इज व्हाट आई विल कवर, अगेन वन रेडियस इज व्हाट आई विल कवर। ये रेडियस और रेडियस कवर हो गया। इसका लेंथ बता सकते हो आप, लेंथ ऑफ आर्क, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क। देखो, डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी से आप लेंथ ऑफ आर्क बता सकते हो कि अगर एक पूरा सर्कल अवेलेबल है तो वो पूरा एक सरकमफेरेंस के बराबर है, ठीक है ना। ओके, इफ द कंप्लीट सर्कल इज अवेलेबल दैट इज कंप्लीट सरकमफेरेंस 2πr, ठीक है। लेकिन अगर हम एक पार्ट ऑफ द सर्कल हमें दिया हुआ है तो पार्ट ऑफ द सर्कल कम्स अंडर आर्क, ठीक है। तो कितनी आर्क लेंथ होगी, लेंथ ऑफ द आर्क, तो बोल सकते हैं ये जो सरकमफेरेंस कवर होगा वो दैट विल बी लेंथ ऑफ आर्क इंक्लूडेड। अब ये लेंथ ऑफ आर्क कैसे हम निकालेंगे, ये हम डायरेक्ट वेरिएशन से निकालेंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम क्या बोलते हैं, इफ द एंगल इज 360 डिग्रीज then we have 2πr as the circumference of the circle. So if the angle is theta degrees, then how much arc length would be subtended by the angle theta, कितना आर्क लेंथ थीटा सबटेंड कर रहा है वो आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, लेट दिस बी एक्स, तो एक्स कितना आ जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। नोट कर लो, एक्स क्या आ जाएगा, थीटा बाई 360 इंटू 2πr। ओके, सो द टोटल लेंथ to be covered is theta by 360 into 2πr plus 2r। नोट कर लो, दीजिए फाइनल आंसर, ठीक है। थीटा बाई 360 इंटू 2πr प्लस 2r, फर्स्ट थिंग। ओके, सो ये फर्स्ट फॉर्मूला क्लियर। नाउ एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल, so let's understand that. Let's write next heading. Second is area of sector of a circle. तो सेक्टर का एरिया, तो मतलब इतना पार्ट है आपके पास, यू हैव दिस पार्ट विथ यू, आपको उसका एरिया बताना है कितना होगा। तो ये भी हम, ये एरिया, अच्छा ये एरिया निकाल के हम इसकी एप्लीकेशन क्या सोचते हैं, द सेक्टर ऑफ द सर्कल कैन बी फोल्डेड टू गेट अ कोन। इसको फोल्ड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, कोन मिलेगा। तो हमें जब भी एरिया ऑफ सेक्टर हम निकालेंगे तो वहां से हम ये बता सकते हैं कि कोन का सरफेस एरिया क्या रहा होगा, क्योंकि इसी को फोल्ड करके आप कोन बनाओगे ना। अगर आपको रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर दे दिया
तो उसी को आप फोल्ड करके सिलेंडर बनाते हो। वैसे ही अगर सेक्टर ऑफ सर्कल आपको दे दिया गया, दैट्स अ पार्ट ऑफ अ सर्कल इज गिवन टू यू, उसको फोल्ड करके आप कोन बनाते हो, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, सेक्टर ऑफ सर्कल दिया गया है। तो अगर इस सर्कल का हमें एरिया निकालना है, पार्ट ऑफ द सर्कल का एरिया, तो वो भी हम डायरेक्ट वेरिएशन से निकालेंगे। तो हम डायरेक्ट वेरिएशन से इसका एरिया कैसे निकालेंगे, अगर थीटा डिग्रीज है तो कितना एरिया रहा होगा इफ 360 डिग्री वाज द सर्कल, कंप्लीट सर्कल, सो द एरिया वुड हैव बीन पाई आर स्क्वायर, ठीक है, एरिया पाई आर स्क्वायर होता। तो ये x वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस विल बी थीटा बाई 360 डिग्रीज इनटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो। देखो मान लो आपके पास एक सर्कल होता है, यू हैव सर्कल विथ यू, नाउ इफ आई डिवाइड दिस सर्कल इनटू 4 पार्ट्स, हर एक पार्ट कितना एंगल बनाएगा, 90 90 90 और 90। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये हर एक इंडिविजुअल में एक सेक्टर है, कैन आई से दैट इंडिविजुअली दे ऑल आर सेक्टर्स ऑफ अ सर्कल, सो दे आर मेकिंग 90 डिग्रीज। तो कितना एरिया ऑफ दिस सेक्टर, लेट्स से इसको मैं ए बोल देता हूँ, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 90 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये 1, ये 4, तो ये पाई बाई 4 आर स्क्वायर हो गया, पाई बाई 4 आर स्क्वायर हो गया। इज इट क्लियर? अच्छा मुझे एक चीज और पूछनी थी। सो पाई बाई 4 आर स्क्वायर इज नथिंग बट क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, है ना, 90 डिग्री। मुझे एक चीज आपसे पूछनी थी, किसी ने भी आईओक्यूएम का फॉर्म नहीं फिल किया क्या इसमें? नहीं सर। क्यों नहीं लिखा? आप लोग को लिखना है वो एग्जाम, तो क्यों नहीं फिल किया आप लोगों ने? सर हमको पता ही नहीं होता है। मैंने ग्रुप में डाला तो था एक बार। सर आपने तो डाला था कि दोज हु हैव रजिस्टर्ड प्लीज मैसेज मी, तो हमको उससे तो पहले एक डाला था, 5 दिसंबर इज द डेट फॉर रजिस्ट्रेशन, ऐसा लिखा था मैंने, डाउट ग्रुप में डाला था आप लोग को। नहीं डाला था क्या? पता नहीं सर, डाला हो तो। एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट लिखना था, क्योंकि ये पूरे इंडिया का सबसे डिफिकल्ट मैथ्स का एग्जाम होता है, ठीक है। पीआरएमओ होता है जो, अब इस साल उसका नाम है आईओक्यूएम, वैसे पीआरएमओ होता है, ठीक है। और नेक्स्ट ईयर में प्लानिंग कर रहा हूँ। देखो ओके ये सर। जो पीआरएमओ का एग्जाम होता है मैथ्स का, वो 8th to 12th सारे बच्चे लिखते हैं, पेपर सेम होता है, ठीक है। 8 to 12 सारे बच्चे लिखते हैं, पेपर सेम होता है, और पेपर होता है 102 मार्क्स का, और कट ऑफ जाती है 18 मार्क्स। लास्ट ईयर गुजरात का कट ऑफ था 18 मार्क्स, 18 नॉट 80, ठीक है ना, 18। सो 102 में से कट ऑफ था 18, ठीक है। तो एग्जामिनेशन तो ये लिखना था, ये असली ओलंपियाड ये होता है, ठीक है। बाकी हम जो लिखते हैं तो ठीक है, दिस इज ऑफिशियल ओलंपियाड। यू गेट सिलेक्टेड इन दिस एट स्टेट लेवल, देन यू फाइट एट फ्रॉम योर स्टेट एट नेशनल लेवल, ठीक है, INMO होता है जो। फिर उसके बाद वंस यू आर सिलेक्टेड एट नेशनल लेवल, देन यू गो एंड रिप्रेजेंट इंडिया एट इंटरनेशनल लेवल, जो IMO होता है, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, आप ध्यान रखना ये चीज। नेक्स्ट ईयर भर देंगे सर। हाँ नेक्स्ट ईयर लिखेंगे, लेकिन उसके लिए हम प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है ना। यस अभी सर। जो आपका 10th का सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाता है, तो जिन बच्चों को प्रॉब्ली दे आर गोइंग टू टेक बायो स्ट्रीम, उनके लिए हम 10th का रिवीजन करेंगे। लेकिन जिन लोगों को कंफर्म है कि उन्हें जेई का प्रिपरेशन करना है, ठीक है, तो उन लोगों के लिए विल बी फर्दर टेकिंग 11th ग्रेड आगे चालू कर देंगे, ठीक है ना। मतलब विल टेक ओलंपियाड्स वाला पार्ट स्पेशली, जैसे परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेट्रिक्स आता है, ठीक है, ये सारा ओलंपियाड्स में आता ही है, तो ये सब पहले ही सीख लें आप। ओके ठीक है, चलिए, तो हम लोग ने एरिया ऑफ सेक्टर देख लिया। अब थर्ड जो लास्ट एक इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें बचता है, वो बचता है एरिया ऑफ अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल, ठीक है। तो सर्कल का जो सेगमेंट है, हमें उसके एरिया की हम बात करना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज, ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हमें कभी भी क्वेश्चन है ना अपने दोस्त से नहीं लेना है, ना कि कोई फ्रेंड से लेना है, क्योंकि इसमें आप कुछ भी फिगर बना दो, सबका एरिया निकालना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। मैथमेटिकली जो हम ज्योमेट्री जानते हैं, उससे हम हर चीज का एरिया नहीं निकाल सकते,
ठीक है, हम कैलकुलस की मदद से बाकी एरिया निकाल सकते हैं डेफिनेटली, इंटीग्रेट करके, ठीक है, कर्व को निकाल के हम कर सकते हैं, लेकिन एट एलिमेंट्री लेवल जो मैं 10th ग्रेड में पढ़ रहा हूँ, तो मैं किसी का भी एरिया डायरेक्टली नहीं निकाल सकता हूँ। तो आई विल रिकमेंड डोंट टेक अ क्वेश्चन फ्रॉम योर फ्रेंड, और उसमें 1-2 घंटा वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ऑथेंटिक कोई भी किताब उठा लो, उसमें अगर क्वेश्चन है तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं इजी। ठीक है, कोई ऑथेंटिक पेपर हो जिसका सोल्यूशन आपके पास अवेलेबल है, देन यू गो फॉर द क्वेश्चन एंड टेक इट। कोई आपके दोस्त ने रैंडमली फिगर बना दिया, बोला भाई चल इसका एरिया निकाल के दिखा दे, तो ऐसा हम नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसका एरिया निकाल ले, बता क्या होगा, ठीक है, तो ऐसा हम नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? थोड़ा चीज का ध्यान रखना, बच्चों का बहुत टाइम वेस्ट होता है इसमें। ये चैप्टर पढ़ने के बाद ना एक्साइट हो जाते हैं बच्चे, तो खुद से फिगर बनाते हैं, खुद से एरिया निकालते हैं, खुद ही से डाउट पूछते हैं, खुद ही सब खुद से करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आप कोई भी रेफरेंस बुक ले लें और उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें, ओके, तो आपसे हो जाएगा। ओके, लाइक नेक्स्ट, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। तो एक सर्कल बना लेते हैं, सेगमेंट किसको बोला जाता है पहले तो अंडरस्टैंड करते हैं। देखो, सेंटर ऑफ द सर्कल है, लेट्स से ए बी आर द 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल, तो ए ओ बी जो होगा वो सेक्टर ऑफ सर्कल होगा। सेगमेंट कौन सा होगा? नीचे वाला पार्ट, ये जो माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, नोट कर लो। एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो सेक्टर में से आप ट्राइंगल घटा देंगे तो आपको डेफिनेटली सेगमेंट मिल जाएगा। तो अब कैसे ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, तो लेट्स अंडरस्टैंड दैट। थोड़ा बहुत ज्योमेट्री का इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे, ध्यान से देखना आप, ठीक है। तो अगर मैं फिगर बनाऊं यहाँ पे जो मेरे पास बना हुआ है, इफ आई से दिस एंगल इज, लेट्स से, अब बीच वाला एंगल को ना आप चाहो वो ले सकते हो, लेट्स से मैंने इसको 2 थीटा ले लिया। सो 2 थीटा लेने से मेरा फायदा क्या होगा ना, मैं जब इसको तोड़ूंगा, परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, तो ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये ऑलरेडी रेडियस था, ये 90 डिग्री है, तो राइट एंगल, hypotenuse and a common side, triangles will become congruent. So by CPCT I can say that this angle will be theta and this angle will be theta. Is it clear? तो 2 थीटा लेने का पर्पस वही था कि 2 आधे में ब्रेक हो जाए, ठीक है। आप चाहो तो थीटा लेके 2 आधे में ब्रेक करोगे तो थीटा बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। ये सब लिखने का तरीका है। हमारे पास जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा तो हम सेम लॉजिस्टिक्स के साथ वर्क करेंगे। 60 एंगल है, परपेंडिकुलर डाला, 30 हो गया, ठीक है ना। डिफिकल्ट तो नहीं है, नहीं है ना। ओके, नेक्स्ट, अब अगर मैं एक ट्राइंगल को एनालिसिस करूं, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना आप, ऐसा ट्राइंगल बना हुआ है आपके पास, ये एंगल मैंने कहा है थीटा है, ये रेडियस है आपके पास, तो क्या आप ये डायमेंशन और ये डायमेंशन निकाल सकते हो? इसको m मार्क कर लो आप, लेट दिस पॉइंट बी m, दिस बी b। सो इफ यू अप्लाई साइन थीटा क्या हो जाएगा? mb बाय r, तो mb क्या हो जाएगा? r sin थीटा। डू यू एग्री? तो ये आपका लेंथ r sin थीटा हो गया। तो क्वेश्चन में सर्कल का रेडियस मालूम होगा आपको और एंगल मालूम होगा, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पता। अच्छा, ओ एम कैसे निकालोगे? बोल सकता हूँ, आर कॉस थीटा हो जाएगा। कैसे लगाओगे आप? कॉस हाँ सर। थीटा लगा लो, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? ओ एम बाय आर, तो ओ एम कितना हो जाएगा? आर कॉस थीटा। अच्छा, अब अगर आपको ट्राइंगल ए ओ बी का एरिया निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा? हाफ, व्हाट इज द बेस? ए बी, व्हाट इज द हाइट? ओ एम। तो क्या आप बोल सकते हो एम बी और ए एम इक्वल होंगे? ए एम इक्वल टू एम बी एंड दैट विल बी आर साइन थीटा। तो बेस कितना हो जाएगा इसका? 2 आर साइन थीटा हो जाएगा भाई। एप्पल प्लस एप्पल 2 एप्पल, तो आर साइन थीटा प्लस आर साइन थीटा 2 आर साइन थीटा, तो जाएगा 2 आर साइन थीटा। हाइट हो जाएगा आर कॉस थीटा, तो ये 2 कट जाएगा, तो हो जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। एग्री? तो अब एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा? देखो फॉर्मूला याद नहीं रखना, ठीक है ना, कभी भी याद नहीं रखना है, एग्जामिनेशन में निकाल सकते हैं। तो सेगमेंट विल बी सेक्टर अभी हमने पढ़ा था, क्या था? 2 थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अभी 2 थीटा क्यों हो गया? क्योंकि बीच का एंगल मैंने 2 थीटा लिया है ना। इज इट क्लियर? यहाँ पे देख रहा है आपको, बीच का एंगल 2 थीटा लिया गया है,
तो उसको 2 थीटा होना ही पड़ेगा। ये वाला 2 थीटा लिया गया है, ठीक है। दिस एंगल इज बीन टेकन एज 2 थीटा। ओके, सो 2 थीटा बाय 360 into pi r square minus r square sin theta cos theta। ओके, तो ये आपका एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला है। ओके, याद नहीं रखना है, एग्जामिनेशन में हम सॉल्व करने के टाइम निकाल सकते हैं डायरेक्टली। सर ये आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा के बाद में क्या करा? बस वो एरिया बेटा माइनस कर दिया। क्वेश्चन क्या था अपने को? एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना था, जो कि सेक्टर माइनस ट्राइंगल होता है। तो सेक्टर का एरिया लिखा, माइनस आपने ट्राइंगल का निकाला, आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, उसको माइनस कर दिया, ठीक है। यस सर। सर यस सिर्फ बेटा। 2 थीटा बाय 360 क्यों? थीटा बाय 360 आएगा ना। बेटा सर्कल के अंदर का एंगल जो सेक्टर में लिया गया है वो 2 थीटा लिया गया है अभी, ठीक है। हाँ कंफ्यूज हाँ, मत हो ओके जाए, ओके ओके। हाँ ठीक है सर। बेटा। अगर आपने इसको थीटा ले लिया तो ये थीटा बाय 2 हो जाएगा फिर, और ये थीटा बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। सो इफ यू वांट यू कैन स्टिल राइट इट एज थीटा बाय 360 into pi r square minus r square sin theta by 2 cos theta by 2, ठीक है। यस। यस सर। अब बहुत सारी किताबों में देखो, ये मैं फॉर्मूला इसके बाद वाला जो स्टेप है वो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप कोई बुक रेफर कर रहे हैं तो आपको ऐसा फॉर्मूला दिख सकता है। देखो होता क्या है मैथ्स में, साइन ऑफ 2 थीटा डबल द एंगल होता है 2 sin थीटा cos थीटा, ठीक है। sin 2 थीटा होता है 2 sin थीटा cos थीटा। तो वैसे ही मैं क्या बोल सकता हूँ, साइन ऑफ थीटा बाई 2 cos ऑफ थीटा बाई 2 लिखा हुआ है ना यहाँ पे ये टर्म, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, 1/2 sin थीटा। इज इट क्लियर? तो ये फॉर्मूला ऐसा भी कहीं कहीं आपको दिख सकता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा। ये कब होता है? एंगल इज थीटा, सेगमेंट नॉट सेगमेंट, सेगमेंट सॉरी। हाँ बेटा बताओ, सेगमेंट। सर वो मैं जरा ये आपने निकाला ना, उसके बाद ये मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। ये आपने लास्ट वाला कैसे निकाला? ये देखो बेटा, हमने क्या बताया, मैथ्स में एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है ना। तो साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 को साइन थीटा लिख सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद, यू मल्टीप्लाइड विद 2 डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी में यहाँ तक ही है, ठीक है ना। बट चीजें देख लो, क्योंकि भाई 11th में जाओगे ना, जैसे 11th में आप पहुंचोगे तो फर्स्ट फिजिक्स की क्लास में आपके सारे फॉर्मुलाज बता ही देंगे। मैथमेटिक्स जो लेंगे उनको मैथ्स में तो बाद में हम डिराइव करेंगे, बट फिजिक्स में एज सच यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मुलाज। तो पहले 3 महीने काम तो आपको याद रख के ही चलाना पड़ेगा, और नीट वाले बच्चों को तो 2 साल ही काम चलाना पड़ेगा याद रख के, ठीक है। जेई वालों को 2-3 महीने बाद पता चलेगा ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो एज सच याद ही रखना है, ठीक है। तो फॉर्मूला आपका साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ओके। ठीक है। सो 2 थीटा थीटा में कंफ्यूज नहीं होना है ज्यादा, ठीक है ना। एग्जामिनेशन में आप डायरेक्टली फिगर से ही निकाल लेना, फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। तो आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। पूरा फॉर्मूला सब कुछ कंप्लीट हो गया, अब क्वेश्चंस करने हैं और चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चंस। सर एक मिनट लिखने दो सर, बाकी है थोड़ा। लिख लो बेटा, पूरा लिख लो आप। अब पहले हम जब सॉल्विंग करेंगे थोड़े बहुत 8th के क्वेश्चन, फिर 9th, फिर 10th में जाएंगे, ठीक है ना। तो पहले 8th में कुछ ऐसे क्वेश्चन करते थे, आप रिकॉल करना उनको। देखो, a boy is cycling such that wheels are making 140 revolutions per minute if the diameter of the wheel
diameter of the wheel, if the diameter of the wheel is 60 centimeter, calculate the speed, calculate the speed per hour with which the boy is cycling, with which the boy is cycling. चलिए लेट्स सी कैसे करेंगे इसको. A boy is cycling such that wheels are making 140 revolutions per minute. तो अगर 140 revolutions per minute करें तो एक revolution में कितना distance cover होता है? एक revolution में 2 pi r distance cover होता है. कैसे हमने बात किया, ये कैसे हम बोल रहे हैं? देखो ये एक व्हील है आपका, ठीक है, ये लोअर मोस्ट पॉइंट है व्हील के ऊपर, इसको मैंने ए मार्क कर लिया, ठीक है ना. अब ये व्हील ऐसे चलता हुआ जा रहा है, चलता हुआ जा रहा है, तो ए पॉइंट ऊपर चलता हुआ जाएगा समवेयर डाउन द लाइन. कभी अगर यहाँ पे हम पहुंच गए, ठीक है ना, तो ये ए यहाँ पे आ गया पॉइंट, व्हील घूम रहा है. फिर समवेयर डाउन द लाइन पूरा एक रेवोल्यूशन कब कंप्लीट होगा? जब ये ए वाला जो पॉइंट है ये वापस से यहाँ पे आ जाए. मतलब अगर हम ए की बात करते हैं, अच्छे आंसर्स आ गए मेरे पास काफी बच्चों के. तो अगर हम ए की बात करते हैं तो ए यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक सर्कल चल लिया इन्हें, उसी दौरान ए यहाँ से यहाँ तक. सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, तो सर्कुलर में जितना मोशन हुआ, जितना डिस्टेंस कवर हुआ, उतना ही ट्रांसलेशन हुआ, है ना. लीनियर अगर व्हील की बात करें तो व्हील कहाँ से कहाँ तक गया, ये पूरा डिस्टेंस व्हील ने कवर किया, लीनियर, है ना. तो ये भी 2 पाई आर के बराबर होगा. जितना सर्कल में चला उतना ही स्ट्रेट लाइन में चला. तो 2 पाई आर इज द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन. तो नोट कर लो, 1 revolution distance is 2 pi r. So 140 revolutions, how much will be the distance? 2 into pi into r into 140. चल आई एम नॉट सिंप्लीफाइंग, अभी मैं सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना. अच्छा काफी बच्चों के आंसर्स आ गए हैं मेरे पास. करेक्ट है, स्पीड, ठीक है ना, ठीक है. सबके यूनिट्स अलग अलग हैं. गिव मी द आंसर इन किलोमीटर पर आवर, ठीक है. किलोमीटर पर आवर इज द कन्वेंशन विच विल फॉलो, ठीक है ना. तो 140 रेवोल्यूशन इसने कवर किया. अब 140 रेवोल्यूशंस कितनी देर में कवर कर रहा है? 1 मिनट के अंदर. So 140 revolution in 1 minute. So how many revolutions it will cover in 60 minutes? So you can say that 140 into 60 revolutions वो 1 hour में करेगा. तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस covered in an hour
is 140 revolutions into 60 into 2 into pi into r. I think this much is covered. Distance covered इतना होगा 1 hour के अंदर. अब अगर हम यूनिट सब्स्टिट्यूट करें तो पता चलेगा रेडियस डायमीटर 60 दिया है तो रेडियस 30 हो जाएगा. So let's substitute. So 140 into 60 into 2 into 22 by 7 into 30 सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर कवर होगा. ठीक है, तो अगर हम जीरोस को कंपेंसेट करना चाहते हैं, सो लेट्स डिवाइड बाय 100 टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर्स. एक जीरो कट गया, एक और जीरो कट गया, तो मीटर आ गया. अब किलोमीटर में चाहिए तो एक और 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको. सो दिस विल गेट कन्वर्टेड टू किलोमीटर नाउ. अच्छा, तो कितने जीरो है देखो, एक जीरो यहाँ से कट गया इसके साथ, 7 1 जा 7 2 जा. ठीक है, अब कितना जाएगा मेरे पास यहाँ पे 2 into 6 into 2 2 6 2 22 3 डिवाइड बाय 100 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे. 6 2 12 12 2 24 24 3 72 144. तो 1440 और 144 कितना हो गया 4851. तो 15.84 किलोमीटर पर आवर. नोट कर लो इसको. ठीक है, सबका आंसर आ गया था. हाँ सर. ओके, चलिए, then we'll take down next question. Okay, so the area of the circle, the area of circle inscribed in an equilateral triangle is 154 centimeter square. Find the perimeter of the triangle. अच्छा, छोटी छोटी चीजें नोट करते चलो आप. ठीक है ना, ये सारे फॉर्मूलाज हमने पहले के ग्रेड्स में पढ़े हुए हैं. इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? √3/4 square. 3/4 is Yes, where A is the side of the equilateral triangle. √3/4 a square. तो सर ये जो 154 दिया हुआ है वो एरिया सर्कल का एरिया है या ट्रायंगल का एरिया? एरिया ऑफ सर्कल. ओके ओके. ठीक है ना, क्वेश्चन में इसने लिखा है द एरिया ऑफ द सर्कल inscribed in an equilateral triangle is 154. Find the perimeter of the triangle. क्योंकि देखो, अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल का देता फिर सर्कल का क्या काम होता? हाँ हाँ बराबर. ठीक है ना. और अगर कहीं रिक्वायरमेंट है तो पाई को आप 22/7 लेना लिखा है और √3 को 1.73 लेना है आपको. Let's draw the figure.
So this is a circle inscribed in an equilateral triangle. कैसे करेंगे इसको? लेट्स अंडरस्टैंड. इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया √3/4 ए स्क्वायर होता है. हमें सर्कल का एरिया मालूम है, तो पाई आर स्क्वायर मैं बोल सकता हूँ 154 दिया हुआ. So लिख सकते हैं 22/7 आर स्क्वायर इज 154 को लिख सकते हैं 22 into 7. तो आर मेरे पास यहाँ से 7 आ जाएगा. सही है, ठीक है, आर 7 आ गया. अच्छा, अगर अब आप ध्यान से देखो तो इक्विलैटरल ट्राइंगल है. अब ये भी 3 छोटे छोटे ट्राइंगल में डिस्ट्रीब्यूट हो गया. यस, यशवी का आंसर आ गया मेरे पास. यस यशवी, करेक्ट. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. चलिए नेक्स्ट. नाउ इफ आई सी दिस ABC, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, बहुत ध्यान समझना, कैन आई से दैट एरिया ऑफ 3 ट्राइंगल्स, 3 छोटे ट्राइंगल का जो एरिया होगा वही बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया होगा? Yes, बोल sir. सकते हैं. अच्छा, दूसरा हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, व्हाट कैन आई से एल्स? देखो दूसरा मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर यहाँ से मैं रिलेशन निकालूं तो मुझे ये चीज पता चल जाएगी कि ये कितना होगा हाइट, पूरा का पूरा हाइट मुझे पता चल जाएगा इफ आई नो दैट इज आर. अच्छा, मुझे तो वैसे ही वो मालूम है, बताओ कैसे? सर वो 2:1 में डिवाइड होता है. बिल्कुल 2:1 में डिवाइड होता है. बहुत अच्छा बताया आपने. तो ये अगर आर है तो ये कितना होगा? 2r होगा. तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये पूरा वाला जो हाइट है मेरे पास, हाइट वो 3r होगा? तो क्या हाइट ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल मैं बता सकता हूँ इट इज 21? यस. तो हाइट अगर 21 है यस सर. और मुझे ये पता है a है, ठीक है, तो मुझे ये भी मालूम है कि ये वाली जो हाइट आपने h बोल दी, बहुत ध्यान से समझना, ये h जो आपने बोली वो कितनी होगी? √3/2a होगी. भाई ये 60 डिग्री होगा, ट्रिग्नोमेट्री से बोल सकते हैं √3/2a होगी. सो मैं बोल सकता हूँ ये √3/2a होगी. ठीक है, तो 21/√3 और एक 2, ये आपका a हो जाएगा. तो अगर पेरीमीटर की कोई बात करता है तो पेरीमीटर होता है 3a, तो हो जाएगा 3 × 21 × 2/√3, √3 हो जाएगा. तो आंसर आ जाएगा 42√3. नोट कर लो. सो दिस इज योर आंसर. √3 की वैल्यू डाल देंगे आप 1.732. सो प्रॉब्ली पेरीमीटर आ जाएगा 72.7 सेंटीमीटर. नोट कर लो इसको. आज की क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं. नेक्स्ट टाइम विल बी फॉर द टेकिंग ऑन क्वेश्चंस, है ना? चलिए, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन.